हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी दोस्तों का बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? दोस्तों, ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में रोजगार मिलता है, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहलाती हैं। तो दोस्तों, विशेष मौसम के अंदर उनको काम धंधा मिल जाता है, बाकी समय में वो क्या रहते हैं? बेरोजगार। तो ऐसे बेरोजगारी को हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 2 नंबर 400। फिर है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में छत वर्षा जल संरक्षण ढांचों का विनिर्माण अनिवार्य कर दिया गया है? दोस्तों, भारत में ऐसा राज्य तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 403 नंबर, बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद क्या है? दोस्तों, बहुसंख्यकवाद से यह तात्पर्य है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, संख्या में बहुत क्या है? अधिक है, बहुसंख्यक है, तो वे अपने मन चाहे ढंग से क्या करता है? देश का शासन कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए वे अल्पसंख्यक समुदाय, जो संख्या में क्या है? कम है, की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। ये होता है बहुसंख्यकवाद। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 404 नंबर, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? दोस्तों, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। ठीक है दोस्तों, कब चलेगी? 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे तथा ठाणे के बीच, और दूरी कितनी? 34 किलोमीटर दूरी पे बीच चलाई गई। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 405 नंबर, दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में नाजी जर्मनी, जापान, इटली शामिल थे, जिन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो नाम से एक गुट बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के ये देश जो कि ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 406 नंबर, प्रतिकूल व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? प्रतिकूल व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? किसी देश का आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक हो तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी देश का आयात मूल्य है जो कि निर्यात मूल्य से क्या हो? अधिक, तो इस प्रकार के व्यापार को क्या बोलते हैं? संतुलित प्रतिकूल व्यापार बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 407 नंबर, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ज्यादा सफल बनाने वाले 2 संस्थागत कार्य बताइए। दोस्तों, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ज्यादा सफल बनाने वाले 2 ऐसे क्या कार्य हो सकते हैं? क्या है सर? एक, समय पर निष्पक्ष चुनाव कराना। एक तो क्या है? समय पर क्या कराना? निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरी क्या है? खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उचित स्थितियां बनाना। खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए क्या बनाना? ऐसे उचित स्थितियां बनाना है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को ज़्यादा सफल बनाने के लिए 2 कार्य हैं संस्थागत। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 408 नंबर, स्पेन के सैनिक अपने साथ किस बीमारी को लेकर अमेरिका गए? किसको लेके गए दोस्तों? चेचक बीमारी को। किसको लेके गए? चेचक बीमारी को। तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 409 नंबर, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या उसे छपता है कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? फूलर, स्टेपलर या ए बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ऐसा कहलाता है स्टेपलर। क्या कहलाता है? स्टेपलर कहलाता है। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 410 नंबर, पुष्प और तृण किस पार्टी का प्रतीक है? किस पार्टी का प्रतीक है दोस्तों? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों, ये किसका पार्टी का चिन्ह है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चिन्ह है। तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 411 नंबर, सूचना का अधिकार कानून का गुण है। सूचना का अधिकार कानून का गुण है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ाता है, ये लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करता है, ये सूचना छिपाने में मदद करता है, या उपरोक्त सभी? दोस्तों, सूचना अधिकार का गुण क्या है? ये लोगों को लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करता है। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 412 नंबर,
उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार का संगठन है? उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार का संगठन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक? दोस्तों ये सामाजिक संगठन है। कैसा संगठन है? सामाजिक संगठन है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 413 नंबर। नमक की यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सदस्य थे? दोस्तों जब गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक की यात्रा की, तब उसके साथ कितने सदस्य थे? दोस्तों 78 सदस्य थे, 78 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। 78 सदस्य थे, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 414 नंबर। पैकेटिंग का क्या अर्थ है? पैकेटिंग का क्या अर्थ बताया गया? यह सामान की पैकिंग करना है, एक सामान को उठाना है, या एक प्रकार का प्रदर्शन या विरोध है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्रदर्शन या विरोध है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 415 नंबर। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई? ए कोलंबस, बी वास्को डी गामा, सी अमेरिका के वेस्पुसी, या फ्रांसीसी बर्नियर? तो दोस्तों अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 416 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 416। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फूट का शिकार कब हुई? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फूट का शिकार कब हुई? दोस्तों फूट का शिकार हुई थी सन 1964 में। सन 1964 में ये पार्टी किसकी शिकार हुई थी? फूट की शिकार हुई थी। तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 417 नंबर। निम्नलिखित में से किसने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी? दोस्तों किसने जो कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी? डेविड विल्ली, जॉन के, या रिचर्ड आर्कराइट, या फिर जॉन मार्शल? दोस्तों ये रिचर्ड आर्कराइट ने ये रूपरेखा सामने रखी, तो यह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 418 नंबर। भारतीय मानक ब्यूरो है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है दोस्तों? सड़कों की देखरेख करने वाली संस्थाएं, या फिर परिवहन क्षेत्र में देखने वाली संस्थाएं, या फिर मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्थाएं, या फिर राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाएं? तो दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? ये मानक वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह जारी करने वाली संस्थाएं। तो यह हमारा दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाता है। सभी ने देखा होगा ISI इस प्रकार का चिन्ह होता है जो कि वस्तुओं पर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 419 नंबर। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है? ए विनिर्माण, बी वस्तु निर्माण, या फिर सी ए व बी दोनों? तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। विनिर्माण या वस्तु निर्माण हम दोनों ही कहते हैं। तो दोस्तों यह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 420 नंबर। वे उद्योग जिसमें निवेश राशि 1 करोड़ से कम है कहलाते हैं। दोस्तों वे उद्योग जिसकी निवेश राशि क्या है? 1 करोड़ से कम है कहलाते हैं। वृहद उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, या फिर घरेलू उद्योग? दोस्तों ऐसे उद्योग कहलाते हैं लघु उद्योग। कैसे उद्योग कहलाते हैं? लघु उद्योग। तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 421 नंबर। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की विशेषता है। दोस्तों लोकतंत्र की क्या विशेषता है? वे जनता का शासन होता है, या फिर मूल अधिकार है, सामाजिक और धार्मिक समानताएं, उपरोक्त सभी? दोस्तों ये सारी विशेषता लोकतंत्र की विशेषताएं, तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 422 नंबर। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों के, या विकासशील देशों के श्रमिकों के, या विकसित देशों के लोगों के, या फिर अविकसित देशों के लोगों के? दोस्तों ये विकसित देशों के लोगों की सहायता पहुंचाई है, तो यह हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 423 नंबर। गुजरात के बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या BR अम्बेडकर? दोस्तों इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो दोस्तों यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 424 नंबर। द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा कौन थे? उद्योगपति, खिलाड़ी, पेंटर, या फिर राजनेता? दोस्तों ये थे उद्योगपति। क्या थे? उद्योगपति। तो यह हमारा
ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 425 नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। क्या दलीय पद्धति की विशेषता क्या है? ये बहुदलीय पद्धति है, द्विदलीय पद्धति है, एक दलीय पद्धति है, या फिर क्षेत्रीय दलों का अभाव है। दोस्तों भारत के अंदर तो बहुदलीय पद्धति विशेषता है, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 426 नंबर। लोक मत के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले विचार हैं। कौन से विचार हैं? जातिवाद का विचार, सहनशीलता का विचार, समानता का विचार, या उपरोक्त सभी। दोस्तों सबसे बड़ा बाधा पैदा करने वाला विचार है जातिवाद का विचार, तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 427 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक हैं? दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 428 नंबर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? दोस्तों इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, परिवहन उद्योग से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ वो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो यह हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 429 नंबर। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पश्चिमीकरण कहलाता है, वैश्वीकरण, या फिर निजीकरण, या फिर आधुनिकीकरण। दोस्तों ये कहलाता है वैश्वीकरण। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 430 नंबर। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधा है। क्या है दोस्तों? निरक्षरता, गरीबी, या फिर भ्रष्टाचार, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों ही विशेषताएं, या तीनों ही ये प्रमुख रूप से बाधा उत्पन्न करती हैं लोकतंत्र के मार्ग में, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 431 नंबर। चीनी उत्पाद का भारत में स्थान है। दोस्तों चीनी उत्पाद में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा, या फिर सातवां? दोस्तों चीनी उत्पाद में भारत का स्थान है दूसरा, तो यह हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 432 नंबर। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का क्या कार्य है? मापन का, भुगतान का, संचय का, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सभी कार्य हैं किसका? मुद्रा का। ठीक है, तो यह हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 433 नंबर। इनमें से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि लोकतांत्रिक राज्य के लिए क्या है? उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। एक दलीय शासन व्यवस्था, दो दलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एक दलीय शासन व्यवस्था ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये तो एक तानाशाही की तरह काम करने लगता है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक दलीय शासन व्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक देश या राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 434 नंबर। दोस्तों फिर से हमारे सामने ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। फ्लाइंग शटल के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्लाइंग शटल के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन ने 1733 ईस्वी में किया। ये रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता है। इससे बुनकरों को चौड़े अर्ज व कपड़ा बनाने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा फ्लाइंग शटल क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, एक यांत्रिक औजार है जिसका प्रयोग क्या कौन करते हैं? बुनकर करते हैं। बुनकर क्या करते हैं? चौड़े व अर्ज के कपड़ा बनाने में सहायता मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 435 नंबर। जाल वेराइन संघ की क्या विशेषताएं हैं? जाल वेराइन संघ की क्या विशेषताएं? जाल वेराइन संघ एक शुल्क संघ था। कैसा संघ था? शुल्क संघ था। 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1834 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। इस संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों की आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। जर्मन लोगों को क्या करना था? आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था, तो ये इसकी प्रमुख रूप से क्या होगी? विशेषताएं होगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 436 नंबर। क्या है दोस्तों? 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में निर्यात
की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखी। तो दोस्तों भारत से विदेशों में 19वीं शताब्दी में कौन सी 2 वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो सबसे ज़्यादा निर्यात की जा रही थी? एक कपास और एक नील। तो ये प्रमुख रूप से 2 वस्तुएं थी। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 437 नंबर। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? तो रेशम मार्ग क्या है? हम बहुत बार पढ़ते हैं रेशम मार्ग के बारे में। तो दोस्तों आधुनिक काल से पहले, आधुनिक काल से अभी से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था उसी मार्ग को हम क्या बोलते थे? रेशम मार्ग। तो चीन पश्चिमी देशों में क्या भेजता था? रेशम। जिस मार्ग से, उसी मार्ग को हम क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 438 नंबर। केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के उच्च स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया तथा नहरों, ठीक है दोस्तों, नेहरू नहीं है, नहरों, क्या है? नहरों, ठीक है, नहरों का जाल बिछाया गया जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं व कपास की खेती की जा सके। आई बात समझ में दोस्तों? क्या कि नई नहरों की सिंचाई के लिए, नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के उच्च स्थानों से दूसरे स्थानों से लोगों को लाकर वहां बसाया गया तथा नहरों का जाल बिछाया गया जिससे कि निर्यात के लिए क्या किया जा सके? गेहूं व कपास की खेती की जा सके। वह क्या थी? कैनाल कॉलोनी, कैनाल नहरों की कॉलोनी। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 439 नंबर। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है दोस्तों, रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। फिर चलते हैं 440 नंबर प्रश्न। अमेरिका गृह युद्ध का भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों अमेरिका के अंदर जो गृह युद्ध हुआ उसका भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों अमेरिका से कपास की आवक बंद हो गई और कच्चे माल की अत्यधिक कीमत के कारण बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गई। दोस्तों वहाँ गृह युद्ध होने से किसकी कमी होगी? किसकी आवक बंद हो गई? कपास की, और जिससे कपास के भाव क्या बढ़ गए? कच्चे माल के अत्यधिक कीमत हो गई और जिससे बुनकरों को कच्चे माल के क्या पड़ गया? लाले, अर्थात उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था या फिर बहुत महंगा हो गया, ये प्रभाव पड़ा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 441 नंबर। बैंक चेक क्या है? बैंक चेक क्या है? चेक सभी ने देखा होगा, जो हम चेक देते हैं बैंक में ले जाते हैं, तो बैंक चेक क्या है? तो चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के व्यक्ति को रकम का भुगतान करने का क्या देता है? आदेश देता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को उस चेक पर लिखे जो भी राशि है उसको वो जिस व्यक्ति के नाम से दिया उसको क्या है? उसके खाते से रकम को भुगतान करने का क्या देता है? आदेश देता है। तो ये हो गया चेक, बैंक चेक। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 442 नंबर। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। दोस्तों किसी वर्ष 1000 बच्चे पैदा हुए, जीवित है जो पैदा हुए, उनमें से 1 वर्ष की आयु से पहले ही जो बच्चे मर गए वो क्या कहलाता है? उसका अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 443 नंबर। वह देश जहां महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। दोस्तों ऐसा देश है सऊदी अरब। कौन सा देश है? सऊदी अरब, जहां महिला को किसी भी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की कोई अनुमति नहीं होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 444 नंबर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ उसका संक्षिप्त में क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। ये घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला था जिसका उद्देश्य एक अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों ये छोटे शब्दों के अंदर, कम शब्दों के अंदर अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन हो गया। तो आपको अच्छे से इसको भी याद रखना है। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 445 नंबर। सामाजिक विभाजन के
निपटने के लिए लोकतंत्र कैसे सहायक है? सामाजिक विभाजन से निपटने के लिए लोकतंत्र कैसे सहायक है? दोस्तों देखो, लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उसकी शिकायतों को सुनना संभव है। तो अगर कोई लोकतांत्रिक देश होगा तो उसमें कोई भी समस्या होगी तो उसको क्या होगा, शांतिपूर्ण तरीके से शिकायतों क्या होगा, सुनना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करने में सबसे अच्छा तरीका है। और लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विविधता को समायोजित कर सकता है, वो सबसे अच्छा तरीका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 446 नंबर। श्रीलंका की जाति इस संरचना को समझाइए। श्रीलंका की जाति की संरचना को समझाइए। प्रश्न यह है कि श्रीलंका की जाति की संरचना को समझाइए। तो श्रीलंका में मुख्यतः 3 भाषाई समूह होते हैं, 3 भाषा वाले लोग रहते हैं, 3 भाषा के बोलने वाले समूह रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 74% 74% के लगभग सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। फिर 7% ईसाई भाषा लोग हैं। तो ईसाई भाषा लोग सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। ईसाई भाषी लोग क्या हैं, जो कि सिंहली भी बोलते हैं और तमिली भी बोलते हैं। सिंहली भाषा बोलने का अधिकार लोग बौद्ध हैं, और जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो अधिकतर लोग किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं। तमिल भाषा बोलने वाले लगभग सारे क्या हैं, हिंदू व मुस्लिम दोनों हैं। और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पाया जाता है। तो ये हो गया श्रीलंका की जाति पर कुछ बातें। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 447 नंबर। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को सम्मिलित किया जाता है या हिस्सेदार बना दिया जाता है तो शासन की इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है दोस्तों। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न 448 नंबर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, समझाइए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, उसको समझाइए। ठीक है दोस्तों। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ ये परियोजना, जिसमें भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को 6 लेन वाले महाराजमार्ग द्वारा जोड़ने की परियोजना है। तो इन चारों महानगरों को 6 लाइन वाले महाराजमार्ग से जोड़ने की क्या है, परियोजना है। और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये बड़े शहरों के मध्य की दूरी को कम करना, परिवहन में लगे समय को भी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 449। पर्यटन एक व्यापार के रूप में समझाइए। दोस्तों पर्यटन है, जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ, तो उसको एक व्यापार के रूप में समझाना है। भारत में पर्यटन उद्योग लगातार वृद्धि कर रहा है। लगातार क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और देश में लगभग 150 से अधिक लोग, देश में लगभग 150 लाख, ठीक है ना दोस्तों, 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, एकदम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए, तथा करोड़ों लोग जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें रोजगार आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। और पर्यटन से क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 450 नंबर। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। दोस्तों व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। आयात व निर्यात व्यापार के प्रमुख 2 घटक हैं। व्यापार के प्रमुख 2 घटक क्या हैं, आयात व निर्यात। किसी देश में व्यापार संतुलन को आयात व निर्यात के अंतर द्वारा संतुलित किया जाता है। किसी भी देश के व्यापार को संतुलित कैसे करते हैं, आयात व निर्यात। अगर आयात निर्यात बराबर हैं तो व्यापार एकदम संतुलित है। अगर मान लो आयात व निर्यात में फर्क है तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, व्यापार संतुलन को समझते हैं। यदि किसी निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हैं तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि क्या है, निर्यात मूल्य वो आयात से क्या है, अधिक हैं तो उसे अनुकूल व्यापार असंतुलन कहते हैं। और यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है तो उसे व्यापार को असंतुलित व्यापार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 451 नंबर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 452 नंबर। भारत में सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? भारत में सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? तो सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1960 में किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 453 नंबर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत
देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है इस परियोजना के अंतर्गत क्या आता है, देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री सड़क परियोजना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 454 नंबर, किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं। दोस्तों किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो दोस्तों जुट रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 455 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महाराजमार्ग का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय महाराजमार्ग हैं उनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय महाराजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 456 नंबर, SAIL सेल शब्द का विस्तार लिखिए। तो क्या है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इस शब्द का विस्तार है या इस शब्द का पूरा मतलब है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 457 नंबर, मौसमी उद्योग का उदाहरण बताइए। मौसमी उद्योग कौन से, ऐसे उद्योग कौन से जो विशेष मौसम में ही चलते हैं। चीनी उद्योग, कौन से दोस्तों, चीनी उद्योग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 458 नंबर, कार्बनिक कृषि किस प्रकार की कृषि है, समझाइए। कार्बनिक कृषि किस प्रकार की है, किस प्रकार की जाती है, उसको समझाइए। वर्तमान समय में कार्बनिक कृषि का प्रचलन अधिक है, ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे, क्योंकि कार्बनिक कृषि बिना किसी उर्वरक व रसायन तथा कीटनाशकों के की जाती है। इसमें किसी प्रकार के रसायन, उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसमें केवल और केवल जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरण व मृदा व मनुष्य पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार की खेती को हम कार्बनिक खेती कहते हैं, और कार्बनिक खेती मनुष्य के लिए लाभदायक भी सिद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 459 नंबर, नेपोलियन संहिता क्या है। नेपोलियन संहिता क्या है। दोस्तों नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का क्या निर्माण किया, उससे ही हम क्या बोलते हैं, नेपोल संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता का क्या मतलब है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए तथा कानून के समक्ष समानता संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये नेपोलियन संहिता थी। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 460 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन, कैलीग्राफी क्या है। दोस्तों कैलीग्राफी क्या है, हाथ से बड़े बड़े सुंदर व सुडोल अक्षरों में लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। दोस्तों हाथ से बड़े बड़े सुंदर अक्षरों या सुडोल में लिखने की जो कला है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर 60 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों कल आपका जो एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का, बड़े ही अच्छे से एग्जाम देने, तो आपने मेरे सभी वीडियो सुने होंगे, तो आपको बहुत सारे, और मेरे को लग रहा है सारे के सारे प्रश्न उसी वीडियो में से आपको मिलने वाले हैं। तो अच्छे से परीक्षा देनी है, पूर्ण लिख के आना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ साइंस की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।